पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी से की मुलाकात। प्रदेश में कयासबाजियों का दौर जारी। उपचुनाव के लिए सपा ने कसी कमर। शिवपाल यादव ने नसीम सोलंकी के चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। जीत का किया दावा। सीएम योगी और अखिलेश यादव जल्द करेंगे जनसभा। फूलपुर में शुरू होगा स्टार वार। फूलपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर 13 नवंबर को मतदान। महाकुंभ में पानी के अंदर चलेगा ड्रोन। बिजली गई तो भी नहीं होगा अंधेरा। सुरक्षा में 37,000 जवान हर समय रहेंगे तैनात। 3,000 से ज्यादा बकायेदारों को जारी होगा नोटिस। लखनऊ में 15 नवंबर से वसूला जाएगा हाउस टैक्स। हाउस टैक्स के लिए 15 नवंबर से वसूली अभियान जारी। हमीरपुर मीडिया कर्मियों के पीटने का मुख्य आरोपी अभी भी फरार। ब्राह्मण महासभा ने कलेक्ट्रेट परिसर में दिया धरना। अनशन पर बैठने की दी चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2 राज्यों सहित यूपी उपचुनाव के प्रचार अभियान के बीच देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया को गैर राज्य की पुलिस के माध्यम से धमकी मिलना देश की आंतरिक सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। सवाल है कि भाजपा में फायर ब्रांड नेता की छवि वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या माफिया से नेता बने बाबा सिद्दीकी जैसा हश्र किया जा सकता है? हालांकि इससे पहले देश के 2 पीएम की क्रमशः गोलियों और बम से उनको उड़ाया जा चुका है। अब सवाल यह है कि ट्रेन और एरोप्लेन के बाद अब देश के भावी नेता के रूप में देखे जा रहे नेता को धमकी महज शरारत है या इसके पीछे देशी विदेशी ताकतें हो सकती हैं? क्या वास्तव में पीएम सहित सीएम के साथ संवैधानिक पदस्थ लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए नए सिरे से योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है? योगी आदित्यनाथ को पहली बार धमकी नहीं मिली है। धमकाने का ताजा मामला मुख्यमंत्री के सांसद रहते लोकसभा में स्वयं की सुरक्षा के लिए लोकसभा अध्यक्ष से उनके मुखातिब होने की याद दिला देता है। हालांकि तब ऐसी साजिश में शामिल रहने वालों के उद्देश्य दूसरे थे। आज मुख्यमंत्री पद संभालते हुए निश्चित तौर से वो काफी आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए चुनौतियां और खतरे भी निश्चित तौर पर बढ़े हुए हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का घमासान जारी है। क्या इसलिए धमकी देने के लिए मुंबई पुलिस को माध्यम बनाया गया? क्योंकि पिछले दिनों हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में योगी न सिर्फ भाजपा के भीड़ जुटाऊ स्टार प्रचारक साबित हुए हैं, बल्कि राजनीतिक विश्लेषक उनके प्रचार अभियान में शामिल क्षेत्रों को परिणामदायी स्वीकार कर रहे हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में धमकाने की बात इसलिए विचारणीय हो जाती है क्योंकि कई बार गैर राज्यों के विपक्षी नेता योगी पर टिप्पणी करते रहे हैं। हालांकि धमकाने वाले ने 10 दिन में पद से इस्तीफा की मांग शामिल कर स्वयं का हल्कापन साबित कर दिया है। वर्तमान युवा पीढ़ी स्वयं को चर्चा में लाने को कुछ भी कर गुजरने को आतुर दिखाई देती है। ऐसे कई उदाहरण सामने आ चुके हैं, लेकिन इस तरह की धमकियों को हल्के से कतई नहीं लिया जा सकता। इसलिए न सिर्फ धमकी मामले की त्वरित जांच कर समूचा सच सामने लाने की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मिल रही छूट ऐसे मामलों की वृद्धि करने वाले ठहराए जाते हैं। हालांकि अपनी बात कहना और किसी को जान से मारने की धमकी देने में अंतर है और कानून इसे अपराध की श्रेणी में रखता है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार दिए जाने का मतलब ये कतई नहीं निकाला जा सकता कि नापसंद व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी जा सकती है। ऐसा आवेश पागलपन ही कहा जाता है, लेकिन पागलपन की आड़ लेकर कानून की सीमाएं नहीं लांघी जा सकती। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस के यूपी पुलिस से सामंजस्य स्थापित करते हुए पूरे प्रकरण का तत्काल पटाक्षेप करना चाहिए। यूपी के सीएम को मिली धमकी पर देश के गृह मंत्रालय को गंभीर होना चाहिए। ऐसा तब और जरूरी हो जाता है जब सत्तारूढ़ दल की ओर से पूर्व में पंजाब में पीएम के काफिले के साथ सुरक्षा संबंधी चूक हो चुकी है। इसलिए अच्छा होगा कि दोनों राज्यों के पुलिस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर इस मामले की त्वरित जांच पूरी करें। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
अब रुक करेंगे अगली हम खबर की। सीसामऊ विधानसभा सीट अधिकांश समाजवादी पार्टी के पाले में ही रही है। इरफान सोलंकी जेल जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिस पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है, जो वर्तमान में पी रोड स्थित वनखंडेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के मामले में काफी सुर्खियों में भी आ गई हैं। इसे कुछ लोग चुनावी स्टंट भी मान रहे हैं, क्योंकि सपा और भाजपा दोनों ही उपचुनाव में प्रचार व प्रसार के माध्यम से लोगों को अपने पक्ष में वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। वहीं रविवार को सपा के स्टार प्रचारक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव कानपुर पहुंचे। उन्होंने सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय कार्यालय जो परेड स्थित पीपीएन मार्केट के सामने बनाया गया है। शिवपाल सिंह यादव उपचुनाव में पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देते नजर आए। उनके साथ अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि संकट के समय नसीम बीजेपी से आंखें मिलाकर चुनाव लड़ रही हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस का स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस का स्वागत किया, कभी भी कहीं भी शिथिलता नहीं होनी चाहिए। यहाँ की जनता ने तय कर लिया है। नसीम सोलंकी यहाँ से 13 नवंबर को जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसे और इसके साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। उन पर इंडिया गठबंधन के 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन में करते चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, क्या कहना चाहिए? अधिकारियों को हमें तो उम्मीद है, यहाँ के सीनियर अधिकारियों के साथ और कहीं कहीं जो भी अधिकारी उनको भी निष्पक्ष होकर के चुनाव अगर कहीं पर भी गड़बड़ी करते हैं तो मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है, उनके नाम जरूर याद रखना। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। खबर बुलंदशहर से, जहां वंदे भारत ट्रेन पर अक्सर पथराव की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को भी वंदे भारत ट्रेन से यात्रा के दौरान इस तरह की घटना का सामना करना पड़ा। चंद्रशेखर वंदे भारत से दिल्ली से कानपुर जा रहे थे, तभी किसी ने ट्रेन पर पथराव किया। चंद्रशेखर से 2 सीट आगे बैठे यात्री के पास का शीशा इस पथराव में चकनाचूर हो गया। चंद्रशेखर ने पुरानी घटनाओं का हवाला देकर रेल मंत्रालय से सख्त कदम उठाने की मांग की है। चंद्रशेखर ने इसके अलावा अभिभावकों, स्कूलों और अध्यापकों से भी अपील की है कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाने की जरूरत है। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इस घटना की जानकारी दी। अगली खबर का रुख करेंगे खबर फतेहपुर से, जहां भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आए। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने कहा कि प्रदेश में भय के माहौल को मनोबल बढ़ाकर खत्म करना है। पत्रकार दिलीप सैनी समेत जिले में कई आपराधिक घटनाओं पर सरकार को घेरते हुए सवाल किया। आपको बता दें कि सरदार पटेल और चौधरी महाराज सिंह भारती के संयुक्त कार्यक्रम में शामिल हुए अंबेडकर मैदान में बाबा साहब की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। कि आपके खून पसीने की कमाई से चलाने इस आंदोलन को हम लोग और तेजी से आगे बढ़ाएं। मेरी आपको
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मेरठ से है, जहां जिला कारागार में भैया दूज का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों को टीका कर उनकी लंबी उम्र की कामना की है। भाई बहन के इस विशेष रिश्ते को और मजबूत करने के लिए कारागार में कई विशेष तैयारियां की गई हैं। दूर दराज से आई बहनों के लिए टेंट लगाकर विशेष व्यवस्था की गई, जिससे वे आराम से इस पर्व का आनंद ले सकें। इसके अलावा बच्चों के लिए भी कारागार प्रशासन द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई है, ताकि वे भी इस खुशी के मौके का हिस्सा बन सके। इस मौके पर कारागार अधीक्षक ने जिला महिला बंदी से टीका कराकर भैया दूज मनाया, जो इस पर्व की गरिमा को बढ़ाता है। रुक रही अगली खबर का गाजियाबाद जिला जेल डासना में बड़े ही धूमधाम के साथ भैया दूज के पर्व को मनाने के लिए हजारों की तादाद में बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए डासना जेल पहुंची। जेल प्रशासन द्वारा सुरक्षा से लेकर मेडिकल तक की व्यवस्था की गई। बहनों ने कहा कि अपने भाई से मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि भैया दूज का पर्व बहन भाई का अटूट बंधन का पर्व है। सभी बहनों को इस दिन का इंतजार रहता है। जेल में व्यवस्था अच्छी है और अपने भाइयों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा है। भगवान से आशा है कि जल्द ही सभी भाई जेल से बाहर आएं और भैया दूज के पर्व को बाहर मनाएं। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि शासन के आदेश पर जेल मंत्री और टीजी जेल के निर्देश पर भैया दूज के पर्व को रविवार की छुट्टी होने के बावजूद भी खुली मुलाकात कराई और करीब 5000 से अधिक की संख्या में बहनों ने अपने भाई से मुलाकात की। सभी बहनों को जेल में बंद भाइयों से मुलाकात के लिए व्यवस्था को बेहतर किया गया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से माननीय कारागार मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी के निर्देशन में कारागारों में भैया दूज के त्यौहार को बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज अवकाश के बावजूद विशेष प्रावधानों के तहत आज जेलों में खुली मुलाकात कराई जा रही भाई बहनों की, जिससे किसी भी बंदी को ऐसा एहसास ना हो कि वो अपनी जो भारतीय संस्कृति का उदात्त त्यौहार है उसमें वो प्रतिभाग नहीं कर पाए। सर, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और किस तरह से बहन अपने भाई के लिए अंदर प्रेरणा कर? देखिए, चूँकि ये कारागार एक संवेदनशील स्थल है तो यहाँ पर सुरक्षा को प्राथमिकता पर देखा जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाई दूज का पर्व हर साल भाई बहन के बीच के अनमोल रिश्ते को मनाने का एक खास अवसर है। यहाँ परंपरा सदियों से यह परंपरा चलती आ रही है, जिसमें बहनें अपने भाइयों के लिए शुभकामनाएं देती हैं भाइयों को और उनकी खुशियों की कामना करते हैं। इस पर्व के दौरान शादीशुदा बहनें अपने मायके लौटती हैं, जहां वे भाई के मस्तक पर तिलक करती हैं। नारियल गोला पर भी तिलक करके वह अपने भाई की समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। इसके साथ ही बहनें अपने भाइयों को मिठाई खिलाकर इस खास दिन का जश्न मनाती हैं। वहाँ राम 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अपनी नगरी अयोध्या आए थे। उसके बाद हम माने तो बहनों का त्यौहार पवित्र त्यौहार माना जाता है। हम इस वक्त बदायूं के कस्बा उसैद में मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि वो तमाम बहनें हैं जो अपने भाइयों के लिए मिठाई, गोला व अन्य सामग्री लेकर जा रही हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि मिष्ठान की दुकान पर किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। ये वो बहनें हैं जो अपने भाई के लिए यहाँ से मिठाई और भैया दूज की सामग्री ले जा रही हैं। हमारे साथ एक मिठाई विक्रेता हैं, हम जानेंगे इनसे कि यहाँ पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और आखिरकार किस तरीके से बहनें अपने पवित्र त्यौहार को मना रही हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई साहब, यहाँ पर आज पवित्र त्यौहार है भैया दूज का, तो यहाँ पर किस तरीके से बिक्री हो रही है? अच्छी हो रही है। अच्छा, लगभग कितनी मिठाई बिक्री होने की संभावना है? ज़्यादा 50-60। अच्छा, पिछली वर्ष और इस वर्ष में क्या अंतर रहा है? भीड़ भाड़ तो हमेशा रहती है जब त्यौहार में। अच्छा, क्या माना जाए कितना पवित्र त्यौहार है? तो पवित्र त्यौहार है। तो कितने समय तक बिक्री होती है? होते 4-5 बजे तक। 4-5 बजे तक। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि 4 से 5 बजे तक, सुबह से 5 बजे तक यहाँ पर बिक्री होती है लगातार। हमारे पीछे यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है, चौराहे पर हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे पीछे जो बहनें देख रहे हैं आप अपने भाई के लिए लगातार मिठाइयाँ खरीद रही हैं। रितेश चौहान, केरी जुलिया, बताएंगे। खबर की ओर। हमीरपुर में 2 पत्रकारों को निर्वस्त्र कर पीटने के मामले को लेकर ब्राह्मण महासभा ने कलेक्टर परिसर में धरना प्रदर्शन किया। महासभा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमे को वापस लेने और आरोपी सरीला चेयरमैन की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर हुए इस अत्याचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महासभा ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे अनशन करने के लिए मजबूर होंगे। इस प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि मीडिया को स्वतंत्रता से काम करने का अधिकार है और ऐसे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मामले की गंभीरता से जाँच करने और पत्रकारों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को तुरंत वापस लेने की अपील की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कानपुर देहात से, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने साइकिल सवार 2 लड़कियों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद अनियंत्रित होकर सवारियों से भरी बस नाले में जा गिरी। हादसे में साइकिल सवार लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई। बस में सवार यात्रियों को भी हादसे में चोटें आई हैं। नाले में गिरी रोडवेज बस से सवारियों को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और सभी यात्रियों को बाहर निकाला। हादसा शिवली कोतवाली क्षेत्र के बन्नापुर गाँव के पास बताया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर के सरीला कस्बे में बीते एक हफ्ते पहले 2 मीडिया कर्मियों को निर्वस्त्र कर तालिबानी सजा दी गई, जिसका आरोप सरीला नगर पंचायत अध्यक्ष सहित उसके गुर्गों पर लगाते हुए पीड़ित मीडिया कर्मियों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी नगर पंचायत अध्यक्ष अभी भी फरार है। वहीं आरोपियों ने दबाव बनाने के लिए दूसरी तरफ नगर पंचायत अध्यक्ष के समर्थक आकाश अनुरागी ने भी पत्रकारों पर हमला करते हुए उनके खिलाफ SC/ST एक्ट का मामला दर्ज करवा दिया है। आरोप है कि दोनों पत्रकार असलहा लेकर घर में घुसे और तोड़फोड़ की। आरोपियों ने यह भी दावा किया कि दोनों पत्रकार नशे में थे और उनकी गतिविधियों से पड़ोसी परेशान हो गए थे। वहीं दोनों ब्राह्मण पत्रकारों के समर्थन में घटना को लेकर विरोध प्रकट करते हुए ब्राह्मण महासभा ने कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर आरोपी जल्द गिरफ्तार नहीं होते हैं तो अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। बीते दिनों हमीरपुर जनपद के सरीला कस्बे में 2 कथित पत्रकारों के साथ अमानवीय घटना को अंजाम दिया जाता है। आरोप है कि सरीला कस्बे के अध्यक्ष पवन अनुरागी ने दोनों पत्रकारों के साथ अपने गुर्गों मिलकर लगातार 3 घंटों तक बर्बरता की, मारपीट की और दोनों ही पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि मारपीट के साथ ही उनका अश्लील वीडियो बनाया गया, जबरन उन्हें पेशाब पिलाने की कोशिश की गई। जब इस घटना का खुलासा होता है, दोनों पत्रकार पास जरिया थाने पहुंचते हैं, वहां तहरीर देते हैं। तहरीर के साथ ही दोनों पत्रकारों का जो मामला है वो दर्ज कर लिया जाता है और आरोपियों की खोजबीन शुरू हो जाती है। जब किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं होती इस मामले में, तो जो दोनों पत्रकार वो मानवाधिकार कार्यालय पहुंचते हैं। डीजीपी कार्यालय पहुंचकर वहां तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाते हैं। साथ ही जब दोनों पत्रकारों में से एक की अश्लील वीडियो, नग्न वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, साथ ही जो समाजवादी पार्टी है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों पत्रकारों की वीडियो के साथ एक ट्वीट करती है, जिस पर वो लिखते हैं कि जो पत्रकारों के साथ इस तरह की घटना को हमीरपुर में अंजाम दिया गया वो पत्रकारों के मनोबल का एनकाउंटर है। साथ ही जो दोनों पत्रकार हैं वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे थे। जब सियासी माहौल गर्म होता है तो आज के दिन सपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर सरकार का घेराव करते हैं, साथ ही उनका तंज कसते हैं। जिसके बाद जो जनपद की पुलिस है वो मामले की तेजी पकड़ती है। सियासत गरमाने के बाद पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार करती है, जिसके बाद भी इस मामले के जो मुख्य आरोपी है नगर पंचायत अध्यक्ष वो अपने गुर्गों के साथ फरार है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस आखिर कब तक मुख्य अपराधी और उसके साथियों को गिरफ्तार करती है। सिद्धार्थ द्विवेदी के न्यूज़ इंडिया, हमीरपुर।